नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन। देखो बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं रसायन, केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, काफी तरह के तत्वों के बारे में पढ़ा। तो आज इन सब तत्वों से मिलकर रसायन बनते हैं और ये रसायन हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नींबू है, नींबू के अंदर भी क्या है, अम्लीय है, वो अम्ल पाया जाता है। वो किससे मिलके बना है, उसमें होता क्या है। तो जितने भी रासायनिक पदार्थ है उसमें कोई ना कोई तत्व मौजूद होगा, उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो अम्लों के बारे में। तो आपको पता है जितनी भी खट्टी चीजें होती है उसको हम अम्ल मानते हैं। तो जो भी अम्ल है उनके गुण क्या क्या होते हैं कि जब आप अम्ल जो भी होता है उसको टेस्ट करोगे, स्वाद में चखोगे तो आपको कैसे फील होता है, कैसे लगते हैं वो आपको खट्टे लगते हैं। तो जो भी अम्ल है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और इनकी पीएच का मान क्या होता है, हमेशा 7 से कम होता है। इनकी पीएच का मान किससे कम होता है, 7 से कम होता है। अब देखो अम्ल है कौन कौन से। आपने सिरका देखा है जो हम अचार वगैरह में डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो, उसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है एसिटिक एसिड। जो इमली खाते हैं हम, इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। जो हमें चींटी काट जाती है, चींटी के काटने के बाद हमें हल्का सा दर्द महसूस होता है, क्यों होता है, क्योंकि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इधर देखो संतरे में होता है एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। और जठरस बताओ कहाँ होता है, HCl हमारे अमाशय में पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है जठरस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्लियर है, ये सब बातें तो हुई अम्ल की। अब हम बात करते हैं क्षार की। तो देखो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। जबकि अम्ल स्वाद में कैसे थे, अम्ल थे खट्टे, और क्षार कैसे हैं, कड़वे हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर रहे थे, लाल, जबकि क्षार क्या करेगी, क्षार लाल लिटमस को कर देगी नीला। ये बात क्लियर हो गई। थर्ड बात है कि जो अम्ल है, अम्ल के पीएच का मान होता है 7 से कम, तो क्षार का क्या होगा, हमेशा 7 से अधिक। अब ये पीएच क्या होती है ये इसका हम आगे पढ़ेंगे अभी। और ये लिटमस पेपर क्या है, देखो लिटमस पेपर एक शैवालों से बनाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का पेपर होता है जो हमें ये सूचना प्रदान करता है कि कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे याद नहीं हो ना तो अनिल नाम याद कर लेना, इससे आपको याद रहेगा, अनिल और शालिनी। मतलब कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देंगे और जो क्षार है वो लाल को क्या कर देगी, नीला कर देगी। यहां तक दिक्कत है क्या कोई, क्लियर। अब देखो क्षार के एग्जांपल देखो, सबसे फर्स्ट है NaOH। Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है। दूसरा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल साइज, ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ क्षार के एग्जांपल है। अब देखो हम बात करते हैं कि जो भी अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं, क्या होगा जब उनको परस्पर मिला दिया जाए, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए। तो देखो जब भी अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो हमेशा लवण प्लस जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण, लवण और जल का। देखो HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है। इनको आपस में मिलाएंगे तो देखो ये तो यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा और ये NaCl आपस में जुड़ जाएंगे, NaCl बन जाएगा और ये HOH जुड़ के क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो जो भी लवण बनेगा ना, ये लवण क्या होगा कि जो लवण का गलनांक और क्वथनांक है ये उच्च होंगे और हमेशा किसके रूप में पाए जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में, मतलब दानों के रूप में या कणों के रूप में हमें मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो क्रिस्टलन जल क्या होता है, क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि लवण की एक इकाई सूत्र को लिखने के लिए जितने जल के अणुओं की आवश्यकता होती है वो ही क्या होता है, उसका क्रिस्टलन का जल होता है। जैसे हम बात करते हैं Na2CO3 की, तो जो Na2CO3 का क्रिस्टल बनेगा उसके अंदर कितने जल के अणु होंगे, H2O, 10 जल के अणु होंगे, तब जाके एक Na2CO3 का अणु मिलके बनेगा। तो आपसे पूछे कि Na2CO3 के लिए क्रिस्टलन जल का मान कितना है, तो आप बताओगे 10 H2O है। यहाँ देखो ये है फिटकरी का सूत्र K2SO4.Al2SO4 का होल साइज 24 H2O, ये किसका सूत्र है, फिटकरी का। अब इसके अंदर देखो ये जो 24 H2O है ये क्या है,
ये फिटकरी का क्रिस्टलन जल का मान है, मतलब फिटकरी के एक अणु के अंदर कितने जल के अणु है? 24। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो और क्षार होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाए? लवण प्लस जल बनाए। अब अम्लों को क्षारों के बारे में वैज्ञानिकों ने भी खोज की होगी, तो किस वैज्ञानिक ने किसके बारे में क्या कहा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्रेनियस की। ठीक है, आर्रेनियस ने क्या कहा? आर्रेनियस ने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और जितने भी क्षार होते हैं वो अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। किसने कहा ये सब? ये कहा आर्रेनियस ने। देखो यहाँ है HCl, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रकृति क्या होती है कि पॉजिटिव H प्लस बनाएगा, और Cl क्या है? वो हाइड्रोजन के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Cl माइनस बनाएगा। तो देखो यहाँ H प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है। कौन है अम्ल? HCl। अगर यहाँ OH माइनस निकलता तो क्या होता? क्षार। कैसे? यहाँ देखो यहाँ क्या है? KOH, ये यहाँ से टूटेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाया हाइड्रोक्साइड, यहाँ OH नेगेटिव निकला, इसका मतलब ये क्या है? ये है क्षार। क्लियर? आर्रेनियस ने क्या बताया कि जो भी अम्ल होंगे और क्षार होंगे वो क्रमशः क्या क्या देंगे? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। क्लियर यहाँ तक? आगे हम बात करते हैं, दूसरी है ब्रोंस्टेड और लोरी की संकल्पना। अब देखो ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि जो भी प्रोटॉन का दाता है, जो भी प्रोटॉन दाता है वो क्या होते हैं? अम्ल। और जो भी प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या होती है? क्षार। देखो ये बताओ हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 1s1। इसके अंदर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इस हाइड्रोजन के पास क्या चार्ज आ गया? प्लस। इसका मतलब अब इसके नाभिक में क्या बचा? इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन है या नहीं? क्या इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन है? ना, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है अभी। और प्रोटॉन कितना है? 1। इसका मतलब अगर कोई भी H प्लस प्रोटॉन दाता, H प्लस प्रोटॉन दाता हुआ या नहीं, अगर वो बन रहा है तो क्या है? वो अम्ल। अगर ये प्रोटॉन को कोई ग्रहण कर रहा है तो वो है क्षार, और इस प्रोटॉन को कोई निकाल रहा है तो वो क्या है? अम्ल। देखो ये कोई अम्ल है, इसके पास Ha है, ठीक है। A मतलब एसिड, B मतलब बेस। अब इसने यहाँ से टूटा, तो यहाँ से टूटा तो ये क्या बनेगा? ये H प्लस बनेगा और A माइनस बनेगा, बनेगा कि नहीं? अब ये H प्लस यहाँ से किसके पास चल गया? इस B के पास चला गया, ठीक है। तो B के ऊपर कौन सा आवेश आ गया? प्लस। और A ने क्या किया? A पे कौन सा आवेश आ गया? माइनस। मतलब ये जो H प्लस है ये प्रोटॉन दाता किससे जुड़ा? HB से जुड़ा। तो जो प्रोटॉन ग्रहण किया वो तो क्या हो गए? क्षार है। और जिसने प्रोटॉन का त्याग किया वो क्या है? अम्ल है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इधर देखो H2O है। अब H2O से आपको पता है H प्लस OH माइनस बनेगा, तो ये H प्लस किसने ग्रहण कर लिया? NH3 ने। और NH3 ने एक H ग्रहण करके क्या बना लिया? NH4 बना लिया। और इस हाइड्रो जल ने क्या किया? एक H प्लस का मतलब प्रोटॉन का त्याग कर दिया, जिससे क्या बनाया? OH माइनस। अब देखो जो प्रोटॉन दे रहा है, कौन दे रहा है प्रोटॉन? जल। और जल प्रोटॉन देके OH माइनस बना लिया, तो जल तो क्या हो गया? यहाँ अम्ल। और यहाँ देखो अमोनिया, अमोनिया ने क्या किया? H प्लस लिया, मतलब प्रोटॉन लिया, तो यहाँ अमोनिया क्या हो गई? क्षार। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम बात करते हैं लुईस की। अब लुईस ने क्या कहा? लुईस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। और आपको पता है जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्मों को त्याग करेगा तो उस पे प्लस आवेश आएगा, और जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पे कौन सा आवेश चल रहा है? उस पे माइनस आवेश, इसलिए वो हमेशा कैसा होगा? ऋणावेशित होगा। इधर देखो BF3 है और NH3 है। यहाँ पे जो क्षारक है NH3, NH3 के पास क्या होता है? NH3 के पास हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इधर NH3 के पास क्या होंगे? यहाँ 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है।
एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये NH3 क्या करेगा, इन दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों को है ना किसको दे देगा, BF3 को दे देगा, और ये अभिक्रिया हो रही है यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो चिन्ह है ना F3B, इसके तरफ ये तीर का निशान है और फिर है NH3। इसका मतलब ये है कि जो N है उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, B को दे दिए। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ अभिक्रिया का नहीं है, ये चिन्ह है यहाँ पे कि जो बंध बना है, ये बंध कौन सा बंध है, उपसह संयोजक बंध है। इसका मतलब ये है कि इसके पास, इधर देखो, ये जो NH3 है इसके पास ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे दो, BF3 प्लस NH3, इसकी अभिक्रिया हुई और इसने ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, F3 को। इसलिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BF3 NH3, और इनके मध्य कौन सा बंध बन रहा है, उपसह संयोजक बंध बन जाएगा। इसका मतलब क्या कहा लुईस ने ये कहा कि जिन भी पदार्थों का अष्टक पूर्ण नहीं है, अष्टक पूर्ण नहीं है का मतलब ये हुआ कि जिनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या होगा, अम्ल। मतलब जहां पे भी अष्टक पूर्ण नहीं है वो क्या है, वो सब अम्ल है, और जिनका अष्टक पूर्ण है वो सब क्या है, वो सब होंगे क्षार। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आए ना, जब तक ये याद नहीं रहेगा आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको डेली का डेली पढ़ना है। क्लियर है? थैंक यू।